नमस्कार दोस्तों, आज आगे के जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आईपीसी सेक्शन 22 टू 33। ओके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 इंडियन पिनल कोड की बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो अलग अलग डेफिनेशन हैं आपको मिल जाएंगी। जो हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जिसे हम मूव कर सकते हैं। तो इट इज द इजीएस्ट डेफिनेशन, द थिंग विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज मूवेबल। ओके। तो चल संपत्ति जो जो चलायमान होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो गई। तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है वो है कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। हर प्रकार की जो मूर्त संपत्ति है, किसे छोड़कर, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। तो जमीन, जमीन से जुड़ी हुई चीजें और जो परमानेंट जिस जो उसमें फास्टेंड है, निलंबित है। ओके। ऐसी संपत्तियों को छोड़कर हर प्रकार की संपत्ति मूवेबल संपत्ति है। तो यानी अगर कोई संपत्ति की बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो आईपीसी के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी, रीजन क्या है कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप थेफ्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो थेफ्ट किस पर एप्लीकेबल होता है, केवल चल संपत्ति पर। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चल संपत्ति क्या है। जब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखी जा सकती है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। तो हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, मूर्त संपत्ति है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, जिसे टच किया जा सकता है। तो उस प्रकार की हर संपत्ति, ठीक है ना, जिसमें क्या शामिल नहीं है, जमीन, जमीन से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है ना, और परमानेंटली उसमें निलंबित चीजें। ठीक है, निलंबित का मतलब जैसे जमीन है, जमीन है क्या है, वो क्या हो गया, लैंड हो गया, लैंड का पार्ट हो गया। लैंड में जब भूमूलित हो जाता है ना, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जब हम मकान बनाते हैं, उस पर क्या होता है कि हम नींव खोदते हैं, तो उसमें वो निलंबित हो गया, इट इज परमानेंटली फास्ट एंड एनीथिंग लैंड। तो वो इसकी परिभाषा में नहीं आएगा। ओके। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सेक्शन 22(2) इज टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स की बात कर रहा है। ओके। अब आता है सेक्शन 23, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। अब रॉन्गफुल, सदोष लाभ और सदोष हानि। अब 23 में ये परिभाषा क्यों दी गई है, तो रॉन्गफुल गेन, सदोष लाभ क्या है, मतलब दोषपूर्ण लाभ। सदोष लाभ का मतलब दोषपूर्ण लाभ, आपको लाभ तो हुआ है लेकिन आप उसके हकदार नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा कोई लाभ जिसमें लाभ तो है लेकिन आप किसके उसके हकदार नहीं थे। कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक का ही मोबाइल था, मैंने एक का मोबाइल चुरा लिया और उसे बेच दिया और मुझे उसके 10,000 रुपए मिल गए। लाभ तो हुआ है मुझे, लेकिन मैं इस लाभ की हकदार नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो फोन चोरी का था। तो ये याद रखिएगा कि wrongful gain is the gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। तो wrongful gain में क्या होगा, लाभ तो है लेकिन आप उसके हकदार नहीं है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट गेन। ओके। wrongful loss, सदोष हानि, दोषपूर्ण हानि। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। जिस व्यक्ति ने उसे खोया है वो उसके लिए हकदार था। तो जिसका मैंने मोबाइल लिया था, चुरा लिया था, वो व्यक्ति क्या है, उसका एक्चुअल में लॉस हुआ है, वो उस प्रॉपर्टी का हकदार था। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब हो गया ऐसा लाभ, दोषपूर्ण लाभ, आप उसके हकदार नहीं है। लेकिन रॉन्गफुल लॉस वो लॉस है कि जो व्यक्ति जिसने उस संपत्ति को खोया है वो उस संपत्ति का हकदार था। ये इसकी परिभाषा है। अब है गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। इसमें एक और वर्ड दिया गया है कि दोनों। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। तो कोई व्यक्ति रॉन्गफुली गेन करता है, कब कहा जाता है, जब किसी संपत्ति को वो सदोष मतलब दोषपूर्ण तरीके से अपने पास रखता है, ठीक है, या दोषपूर्ण तरीके से अभिप्राप्त करता है। ठीक है, गलत तरीके से आप अगर किसी संपत्ति को प्राप्त करते हो या अपने पास रखते हो या आप किसी से ले लेते हो, आप चुरा लेते हो, वो सब गेनिंग रॉन्गफुली में आता है। और पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से वंचित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि रॉन्गफुल लॉस हो जाना। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाना गलत तरीके से, उसे कहा जाता है रॉन्गफुल लॉस।
ओके, तो रॉन्गफुल गेन सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल लॉस सदोष हानि। 24 में बात की गई डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। देखिए, जब कोई अपराध किया जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण तत्व होता है इंटेंट, आपका इंटेंशन, आपका आशय, कि अपराध को किया जाना वास्तव में इंटेंट था या नहीं, मतलब बंदे का आशय था नहीं कि वास्तव में अपराध करने के लिए किया गया, या इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, देयर वाज नो इंटेंशन, लेकिन ये हो गया है लेकिन इंटेंशन नहीं था। क्योंकि इंटेंशन अपराध की गंभीरता को हमेशा बढ़ा देता है। तो ये जो डिसऑनेस्टली शब्द है, या इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉडुलेंटली शब्द है, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द आपको बताते हैं कि व्यक्ति ने इंटेंशनली ऐसा किया है, व्यक्ति के आशय को, व्यक्ति के इंटेंशन को इन शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। ओके, तो whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। तो dishonestly में क्या आ रहा है, wrongful gain and wrongful loss। कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है, दूसरे व्यक्ति को हानि कर रहा है, ठीक है ना। कैसा wrongful loss है, wrongful gain है, तो वो व्यक्ति उस काम को डिसऑनेस्टली कर रहा है, सीधा सीधा ये मान लिया जाएगा। तो डिसऑनेस्टली शब्द के दो महत्वपूर्ण तत्व क्या हो गए जो सेक्शन 23 में बताए गए थे, wrongful loss एंड wrongful gain। अब है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉड को आपने पहले भी पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फ्रॉड सेक्शन 17, अगर फ्रॉड है तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, आपने वहां पढ़ा था। अब सेक्शन 25 में हम फिर फ्रॉड पढ़ रहे हैं। आईपीसी में अपराध विधि है, दंड प्रक्रिया संहिता की, दंड प्रक्रिया की बात कर, यहाँ पे सॉरी दंड संहिता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अ पर्सन इज सेड टू डू थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। जब कोई व्यक्ति कपट करने के आशय से कोई कपटपूर्ण कृत्य करता है, कि मतलब जब वो चाहता है कि वो कपट कर रहा है, इंटेंशन है, तो फ्रॉडुलेंटली काम कब किया जा रहा है, जब इंटेंट मौजूद है, फ्रॉड करने का आशय मौजूद है, उसे कहा जाता है फ्रॉडुलेंटली एक्ट करना। ओके, तो ये सेक्शन 25 उसकी बात कर रहा है। 26 है विश्वास करने का कारण। 26 में क्या कहा गया है, रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। एक व्यक्ति, क्या कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है या person is said to have reason to believe a thing, जब if he has sufficient cause to believe, तो sufficient cause, आपके पास कोई पर्याप्त आधार है, पर्याप्त कारण है, पर्याप्त विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, तो रीजन टू बिलीव करेंगे, आप किसी बात पर कब विश्वास करेंगे, जब आपके पास कोई ठोस आधार होगा। तो जब सफिशिएंट कॉज इज द की वर्ड, तो रीजन टू बिलीव क्या होगा, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, ठीक है ना। सफिशिएंट कॉज टू बिलीव इज द मेन की वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। तो सेक्शन 26 बात कर रहा है विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। ओके, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब ये कहा जा रहा है, एक तरीके से आप देख लीजिएगा, आपने एजेंसी पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर एजेंट के पास प्रॉपर्टी तो माना जाता है कि वो प्रिंसिपल के पास प्रॉपर्टी हमें मान लेते हैं। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर, कि व्हेन प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की किसके पोजीशन में, उसकी वाइफ के पोजीशन में, उसके क्लर्क के पोजीशन में, उसके सर्वेंट के पोजीशन में, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बिहाफ पर, ठीक है। अगर मेरी संपत्ति मेरे क्लर्क या मेरे एजेंट या मेरे सर्वेंट के पोजीशन में, तो क्या माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में, ठीक है ना। इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो आईपीसी में क्या माना जाएगा कि वो व्यक्ति, वो संपत्ति मेरे कब्जे में, तो मेरे क्लर्क के कब्जे में होना, मेरे एजेंट के कब्जे में होना, मेरी वाइफ के कब्जे में होना या मेरे सर्वेंट के कब्जे में होना, क्या माना जाएगा कि प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के कब्जे में है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन एक इसमें दिया गया है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे उस क्लर्क का परमानेंट जॉब होना जरूरी नहीं है, परमानेंटली अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। फॉर टाइम बीइंग इफ दैट पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क, he is considered as the क्लर्क सर्वेंट और प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। उसके लिए भी ये परिभाषा एप्लीकेबल होगी जो टेम्परेरीली अपॉइंट किए जाते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट का अर्थ होता है कूटकरण। क्या अर्थ होता है काउंटरफीट का, कूटकरण, ठीक है। कूटकरण करना, कूट रचना करना, क्या मतलब हो गया इसका, किसी को किसी के जैसा बनाना। काउंटरफीट का अर्थ हो गया किसी को किसी के जैसा बनाना।
मैं एक ही जैसे हस्ताक्षर करती हूँ, एक ही जैसे सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस करती हूँ और उसके चेक बुक पर साइन कर देती हूँ, अपने नाम से एक चेक ले लेती हूँ, फाड़ के ले लेती हूँ, वो क्या है, तो मेरा वो हस्ताक्षर करना, जिससे कि सामने वाला जो बैंक मैनेजर है वो ये मान के चले कि ये हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए, ये हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए जिसकी चेकबुक है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be like that deception will thereby be practiced। ठीक है ना। तो अब एक व्यक्ति काउंटरफीट कब करता है कि जब वो एक चीज को दूसरे के सादृश्य बनाता है, एक चीज को दूसरे की तरह बनाता है, और इंटेंशन क्या होता है कि उसे रिजेम्बलेंस जो प्रैक्टिस उसने की है कि वो लोग उसे मान लें कि उसी के द्वारा की गई है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है पहला, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, उसके जैसा बनना कि भाई जो चीज आपने बन के तैयार की है एग्जैक्टली उसके जैसी है, इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, चलेगा, लेकिन वो काउंटरफीट के डेफिनेशन में आ सकता है। और व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इन सच दैट इज सच दैट अ पर्सन माइट टू बी डिसीव्ड देयरबाय। अब जहां पे रिजेंबलेंस हुई है और उसका उससे क्या हो रहा है, डिसीव हो रहा है, उससे प्रवंचना हो रही है, धोखा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इट शैल बी प्रिज्यूम until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। ओके, तो कूट करंट का मतलब एक चीज को दूसरे के जैसा निर्माण करना। 29 में आ जाते हैं डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की परिभाषा। डॉक्यूमेंट की परिभाषा आपको एविडेंस में भी मिलेगी, यहाँ पर सेक्शन 29 में दी गई है। अब क्या है डॉक्यूमेंट की परिभाषा, द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks। अब शब्द याद रखिएगा, denotes any matter expressed or described, कोई भी मैटर पर, किसी भी मैटर पर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किया गया है, किस पर, किसी भी सब्सटेंस पर, किस माध्यम से, लेटर हो सकते हैं, फिगर हो सकता है, मार्क हो सकता है, या इनमें से एक या एक से ज्यादा, मतलब लेटर और फिगर और मार्क सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और दोज विच इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, जिसे एविडेंस के रूप में काम में लिया जा सके। तो अगर कोई किसी सब्सटेंस पर कोई मैटर एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, किस माध्यम से, लेटर, फिगर और मार्क्स के माध्यम से, तो वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन, it is immaterial that what means upon that substance, what means or upon what substance the letter, figure or mark are formed। तो क्या आपका वो जो किस जो लेटर या फिगर है वो आपने किस सब्सटेंस पर दिए हैं, वो इमटेरियल है, उसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट। आप किसी भी माध्यम पे पर आप कह सकते हो सकता है किसी कागज पे कुछ लिखा गया है, वो भी उसकी श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है कि वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, figures or marks as explained by mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। Okay, these are the two explanations। Now मूल्यवान प्रतिभूति, valuable security, section 30। The word valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का पहले आप सिंपल से समझ लीजिए, अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी, ऐसी कोई प्रतिभूति, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई लीगल राइट क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो उसे, क्या, या किसी पर आप लीगल लाइबिलिटी इंपोज कर सकते हो, ठीक है ना। तो और तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मैंने एक विल लिखी है एंड थ्रू दैट विल आई हैव ट्रांसफर माय एंटायर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ ए, माय विल इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है ना। मैंने एक मुख्तारनामा लिखा है, मैंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा है और मैंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी ए को दे दिया है, ठीक है, कि तुम मेरे मकान से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हो, नाउ यू आर ऑथराइज्ड दैट पावर ऑफ अटॉर्नी, इट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे क्या होता है, कोई लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश होता है, रिलीज होता है, और हु देयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर द लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, या जिससे ये क्लियर होता है कि कोई किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट नहीं है, तब उसमें ये बात कही जाती है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है ना। तो ये 30 में कहा गया। विल इज अ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट।
टेस्टामेंट का अर्थ होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना। वसीयत, ऐसा वसीयती दस्तावेज, ठीक है ना। तो जो एग्जीक्यूट होता है व्यक्ति की डेथ के बाद। द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ओके, कब एग्जीक्यूट होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। इसे विल कहा जाता है। विल संबंधित जो प्रोविजंस आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट में मिलेंगे, 1925 का जो एक्ट है। अब 32 है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। एक्ट में कार्यों में लोप शामिल है। 32 किसकी बात कर रहा है? कार्यों में लोप शामिल है। देखिए, कार्य का अर्थ होता है मैंने को बहुत मारा, मैंने मारा, तो मारना क्या हो गया? बीटिंग, इट इज एन एक्ट, ठीक है। मैंने को खाना नहीं दिया, मतलब मुझे जो नहीं करना था वो तो मैंने किया, मैंने मारा, मुझे को नहीं मारना था लेकिन मैंने उसे बहुत बुरी तरह मारा, ठीक है। ऐसा मारा कि उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ तो ये एक्ट में आ गया। दूसरा, मुझे को खाना देना था, मैंने उसे खाना नहीं दिया, तो ये जो काम मुझे करना था वो नहीं करा, दिस इज ओमिशन। जो काम नहीं करना था वो किया, दिस इज एक्ट। तो इसमें एक सीधा सीधा कहा गया है कि जहां पर कोई एक्ट इंक्लूड किया गया है उस एक्ट में ओमिशन भी शामिल होता है। उस एक्ट में क्या होता है? ओमिशन भी शामिल होता है। ओके, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, मतलब हम आईपीसी की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। तो जहां जहां कार्यों की बात की गई है इस पूरे एक्ट में, वो सारी चीजों पर लोप यानी ओमिशन वाली बात पर भी एप्लीकेबल होंगी वो सारी चीजें। एक्ट एंड ओमिशन। अब 30 देखो, पहले हमने 32 में क्या कह दिया? एक्ट में ओमिशन शामिल है। अब एक्ट एंड ओमिशन को हमने 33 में बता दिया। तो एक्ट में भी है सिंगल एक्ट, एक्ट में भी है सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है ना। ओमिशन में भी सिंगल ओमिशन, ओमिशन में भी है सीरीज ऑफ ओमिशन। तो 33 में क्या कहा गया है कि द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ओके, तो ये हमारे सेक्शन 22 से लेकर 33 तक ये सेक्शन है। देखिए यहाँ पे आप 52A तक बिना सोचे समझे रट लो। पहली चीज आप इनको क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप इन्हें याद कर लीजिए। इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा आपको वो याद करना है, ठीक है ना। आप सबसे पहले इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप चीजें याद होती जाएंगी ना, तो जब हम आगे जब तक हम जजमेंट राइटिंग तक आते हैं, ठीक है ना, जब तक हम आईपीसी कंप्लीट हो जाती है, ऑफेंसेस की बात करें, फिर हम एविडेंस देखते हैं, उस समय तक आप इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन डेफिनेशंस को आप देखते रहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जो 34 से लेकर 37, 38, 39 तक, 39 से 38 तक का जो पहला हम उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रोविजंस देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ सफलता सुविधा में। थैंक यू सो मच।